नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो आप अपने सवालों के जवाब के लिए हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। योर मनी करेगा आपकी मदद। कैसे आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, नोट कीजिए तरीका 7045220000 और साथ ही आप yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, वहाँ अपने क्वेश्चंस लिख भेजिए। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं #AskAbbas लिखकर। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ क्रेडेंस वेल्थ के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह बने हुए हैं। कीर्तन, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़। और काफ़ी सारी क्वेरीज हमें मिली हैं, तो इसीलिए बिना देरी के सवालों के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। और जो पहले व्यूअर हैं सचिन अरोड़ा हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर कनेक्टेड भी हैं, जो कि नई दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। सचिन नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते दीपाली जी। मेरा सवाल जो है कोटक एक्सेस ईएलएस फंड को लेके है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है। एक तो ये रेगुलर ग्रोथ प्लान था जो कि 2014 ऑनवर्ड्स मैंने इसमें एसआईपी की थी और ये 21 तक इसमें एसआईपी चालू रही है। ऑल्दो इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है और सारी इसकी यूनिट्स फ्री हो चुकी हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने इसमें से पैसे रिडीम नहीं किए, सिर्फ एसआईपी स्टॉप की है और ये रेगुलर ग्रोथ प्लान था, तो क्या इसमें से मेरे ब्रोकर को या एजेंट को अभी भी इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन फीस या कमीशन जारी होगी जो मैंने स्टॉप कर? सेकंड, अगर मेरे को इससे एलटीसीजी का बेनिफिट लेना है करंट फाइनेंशियल ईयर का, विच इज द 1.25 लाख, वो मैं कितना परसेंट रिडीम करूं कि मुझे टैक्सेशन ना लगे? थर्ड, अगर मेरे को वो अमाउंट अगर ट्रांसफर करना है या स्विचिंग करना है तो एक्सेस के फंड में या किसी और फंड में करूं या रिडीम ही कर लूं इतना पर्टिकुलर अमाउंट? ओके, तो आपने सुना इन डिटेल में इनका सवाल। कीर्तन, एक्सेस ईएलएसएस टैक्स सेवर की बात कर रहे हैं। रेगुलर फंड ये रहा है, 10.5 लाख के आसपास का कॉर्पस है। तो पहले तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका सवाल है, बेनिफिट लेने के लिए कितना रिडीम करें। दूसरा ये कि इसी में पैसे रहने दें या किसी और फंड में ट्रांसफर कर दें। क्या सजेशन ओवरऑल इनकी इस फंड की स्ट्रैटेजी को लेकर? आई थिंक सचिन जी, आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये था कि आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिलेगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिलेगा जब तक आप उसके कोड में इन्वेस्टेड है। आपको यहाँ से निकलकर रेगुलर से निकलकर डायरेक्ट में जाना पड़ेगा अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन स्टॉप करना है। पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप रेगुलर से डायरेक्ट में जाएंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कि आप बेच रहे हो और नया खरीद रहे हो, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जिसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, आपको हर साल 1.5 लाख रुपया एडिशनली निवेश करना पड़ेगा उस साल के एटीसी एडवांटेज को लेने के लिए। आप पुराने किए हुए निवेश पर आगे के सालों में एटीसी की बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते। अभी क्योंकि मुझे आपके दूसरे पोर्टफोलियो की जानकारी नहीं है, तो मैं आपको कहीं और करना चाहिए या नहीं उस पे नहीं कमेंट कर सकता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपके एक्सेस ईएलएसएस को। इस साल अगर 1.5 लाख रुपया आप वापस एटीसी में क्लेम करना चाहते हैं तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए। इसी फंड में नया 1.5 लाख रुपया आप निवेश कर सकते हैं। और आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में जो ब्रोकर्स के थ्रू यूज किए जाते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा, आप उसे पूछ लीजिए कि कितने यूनिट्स मैं बेचूंगा या कितने यूनिट्स बेच सकता हूं, तो 1.25 लाख का कैपिटल गेन्स आएगा। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है और क्योंकि आप 10 सालों से निवेश कर रहे हो, तो वो आपको इमीडिएटली सॉफ्टवेयर में देखकर ये बता सकता है कि कितने यूनिट्स आप बेचेंगे। तो प्रिंसिपल प्लस 1.25 आप विड्रॉ कर पाएंगे और 1.25 पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल की। अमित हैं हमारे साथ दिल्ली से। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 55 साल इनकी उम्र है और 1 करोड़ का इनको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो 10 इयर्स के पर्सपेक्टिव से ये कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें? एक पार्ट तो इनका ये है इस क्वेश्चन का। दूसरा, ये जानना चाहते हैं ईटीएफ्स में पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड्स में, और दोनों में ही डिफरेंस क्या होता है, और दोनों में से किस में निवेश फायदेमंद रहेगा? बताइए कीर्तन। अमित जी, देखिए, सबसे पहले तो ईटीएफ्स खुद भी म्यूचुअल फंड्स ही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैक्रो लेवल पे दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों म्यूचुअल फंड्स है। पर ईटीएफ्स में एक ही डिफरेंस है म्यूचुअल फंड से कि आप लाइव मार्केट्स में लाइव प्राइजेस पे खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मार्केट 9:15 से 3:30 के बीच में आपको 1:30 बजे
ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत गिर गया और मुझे 1:30 वाले भाव पे खरीदना है, तो वो आपको सिर्फ ईटीएफ में खरीदने मिलेगा। वो आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर पाएँगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जब आप निवेश करेंगे तो आपको डे एंड की एनएवी मिलेगी। इसको छोड़कर लार्जली ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। मेरा सजेशन ये होगा कि आप एमएफ के थ्रू निवेश कीजिए, क्योंकि ईटीएफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स है, जैसे लिक्विडिटी होना ईटीएफ में ज़रूरी नहीं है, तो क्योंकि लिक्विडिटी अगर नहीं होगी, आप जिस ईटीएफ में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप शायद एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा पे कर दें, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है जो स्टॉक्स में रोज़ाना ट्रेड करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इस जर्नी को राइड कीजिए। अभी आपके पास जो 1 करोड़ रुपए है आज निवेश करने के लिए, सजेशन मेरा ये होगा कि पूरा पैसा एक साथ मत निवेश कीजिए। आप ये पूरा 1 करोड़, तो सबसे पहले तो 25% पैसा आप एक साथ निवेश कर दीजिए। बाकी का जो बचा हुआ 75% है, उसको आप वीकली एसटीपी के थ्रू अगले 6 महीने में निवेश करें। तो इससे होगा ये कि आप मार्केट टाइमिंग से बच जाएँगे और आप एवरेज आउट कर पाएँगे कि आपने जितना भी पैसा लगाया है, वो अगले 6 महीने की एनएवी में अप्रॉक्सिमेटली एवरेज आउट हो जाएगा, तो मार्केट टाइमिंग का फैक्टर निकल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये 4 फंड्स को डेफिनिटली कंसिडर कर सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड, पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग। ये 4 फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है, आप इक्वली अपने पैसे को डिवाइड कर दीजिए और जैसे कहा अगले 6 महीने में निवेश कीजिए। ओके, तो नोट कर लीजिए, ये फंड्स अगले 6 महीने में धीरे धीरे पैसे आपको डिप्लॉय करने हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये सजेशन आपके लिए है। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से, और अगले व्यूअर हमारे साथ मनोज हैं, जिन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 70 साल इनकी उम्र है, तो यानी सीनियर सिटीज़न है। 24,500 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है। 40 लाख की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 ईयर्स का होराइजन है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7,500 रुपये महीना, 5500 ईच ये डाल रहे हैं एचडीएफसी फोकस 30 और साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा में और क्वांट एक्टिव फंड में। अब इनका सवाल क्लियर है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई, पहले मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ। इनका कैनरा रोबो को ब्लू चिप है, जहाँ पर 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। साथ ही इनके पास क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर है 2.25 लाख, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 2.25 लाख, 2 लाख है मुतलसल मल्टी कैप में, 2.25 लाख कोटक इमर्जिंग इक्विटी। बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर में इनके पास लगभग 1,20,000 है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में है, मुतलसल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो यानी लमसम इन्वेस्टमेंट भी इनके पास ओवरऑल, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। लमसम 1 लाख से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक का डिप्लॉयमेंट इन्होंने किया हुआ है। बैंक एफडी में भी इनके पास 40 लाख की रकम है और 30 लाख का कॉर्पस इनके पास कंपनी एफडीज में है। तो ये पूरा पोर्टफोलियो इन्होंने बताया है। तो बताइए, लमसम पोर्टफोलियो प्लस इनका जो एसआईपी है, उसको लेकर क्या सजेशंस हैं इस पूरे ही पोर्टफोलियो को लेकर और इनके गोल को लेकर? मनोज जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 70 की एज पे आप अभी भी एसआईपीज कंटिन्यू कर रहे हैं और इतना बड़ा पोर्टफोलियो आपका आज भी इक्विटीज में है। बहुत अच्छा लगा जब ये क्वेश्चन भेजा गया था। 2-3 चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा मनोज जी। सबसे पहले तो आपके पास बहुत ज्यादा फंड्स है, तो इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फंड्स कम करने पड़ेंगे। आप अगर देखें तो आपके पास आज 40 लाख रुपए का जो कॉर्पस है, प्लस आपके पास जो 24,500 रुपीज की एसआईपी है, इन दोनों को अगर मैं 12% पे देखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है तकरीबन आपके पास 1.8 करोड़ रुपीस जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा इसमें, आज से 10 साल बाद जो आपका लक्ष्य है। आपके पास जो एफडीज है 40 और 30 70 लाख रुपए की, उसे मैं अगर 6% पे अज्यूम करूं कि आप इसी में कंटिन्यू करेंगे, पर आपको एवरेज 6% रिटर्न मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1.25 करोड़। तो आपका टोटल मोटा मोटा 3.3 करोड़ 5 लाख रुपीस जितना हो जाएगा 10 साल बाद, आपकी आज की इन्वेस्टमेंट्स और एसआईपीज को कंसिडर कर। अब आपकी एसआईपीज बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई की हुई है, कम है, तो आप एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं है। पर मैं आपको कुछ 4 फंड्स एग्जिट करने की सलाह दूंगा आपके लमसम पोर्टफोलियो से, क्योंकि आपको आपके पोर्टफोलियो साइज, नंबर ऑफ स्कीम्स को कम करने की जरूरत है। तो आप डीएसपी के ईएलएसएस, मोतीलाल का मल्टी कैप, मोतीलाल का मिड कैप और बंधन का ईएलएसएस, ये 4 फंड्स एग्जिट कर सकते हैं, बाकी फंड्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
चलिए, तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, बदलाव आपको डेफिनेटली रेकमेंड किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। डीएसपी एलएसएस टैक्स सेवर से निकलने की सलाह है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये वो फंड्स हैं जहां से आपको निकलने की सलाह दी गई है। कैनरा रोबो ब्लू चिप, क्वांट एलएसएस टैक्स सेवर, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये वो फंड्स हैं जहां आपको बने रहना है। तो ये सजेशन रहा आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर। रही है बात गोल की, तो आप 1.5 करोड़ के आसपास की, 1.25 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे अपने एसआईपी पोर्टफोलियो से, ये आपको राय दी गई है। चलिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और गौरव हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। ये हमारे साथ जलंधर से कनेक्टेड हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम ये पोर्टफोलियो मैंने भेजा अपना, ओके तो बताइए। 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है मेरा। ओके बाकी जैसे अभी सिर्फ डाउन चल रही है, मार्केट डाउन चल रही है, तो मैं एडिशनल परचेज डालता रहता हूँ। ओके, तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। जी नहीं, मुझे ये बताइए, आपने जो डिटेल्स भेजी हैं उसके मुताबिक आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 25 लाख है, और आप जो एसआईपी कर रहे हैं वो लगभग 12,500 की हैं। फंड्स की डिटेल हमारे पास हैं। अब आप जो डालते हैं बीच बीच में, वो एसआईपी में डालते हैं, लमसम डालते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? लमसम में मैम जो एसआईपी चल रही है उसी के बीच में ही डालता रहता हूँ पैसे में एक्स्ट्रा। ओके, तो फिलहाल आपकी बोलिए। सही है, मार्केट जैसे डाउन जाती है तो लोग कहते हैं कि पैसे डालने चाहिए, पैसे डालने चाहिए, मैं डालता रहता हूँ पैसे। पूछ लेते हैं, वो तो कीर्तन का सजेशन क्या है। कीर्तन, डिप्स पे ये इन्हीं एसआईपी वाले फंड्स में कुछ और पैसे डाल देते हैं, ये यूजुअली स्ट्रैटेजी रखते हैं। फिलहाल 25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 करोड़ का टारगेट है 15 साल में, एसआईपी चल रही है 12,500 की। कौन से फंड्स हैं? एचडीएफसी डिफेंस फंड 45 रुपये महीना 2-2 हज़ार डाल रहे हैं फ्रैंकलिन इंडिया कंपनीज फंड में, और साथ ही फ्रैंकलिन इंडिया एलएसएस में 1500 ईच डाल रहे हैं, एचडीएफसी नॉन सिक्लिकल में, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में 1000 डाल रहे हैं ये फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप में। अब जो इनका सवाल है वो लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर भी है। 12.5 लाख इन्होंने डाले हुए हैं कैनरा रोबो को मिड कैप में, लगभग 2.25 लाख है एचडीएफसी रिटायरमेंट में, और 25,000 हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में। बताइए क्या सजेशन के लिए? गौरव जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत सही है। अगर आपके पास 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आपको डेफिनेटली हर डिप पे जितना पैसा आपके पास है उसको निवेश करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है। तो आप रुके नहीं कि मार्केट और नीचे जाएगा तब डालूंगा, जब भी आपके पास पैसा आए और आपको लगे मार्केट्स नीचे, आप निवेश करते रहे। तो वो स्ट्रैटेजी सही है, मैं आपको डेफिनेटली सलाह दूंगा कि आप उससे कंटिन्यू कीजिए। अब आपके पास 25 लाख का जो पोर्टफोलियो है और आपका जो लक्ष्य है 5 करोड़ पहुंचने का 15 सालों में, यहाँ पर एक थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आपको हो सकती है, क्योंकि आप जो 12,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं उसको बढ़ाकर आपको 76,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी, अगर आपको 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना है आज से 15 सालों में। इसे मैंने अज्यूम किया है कि आपके पास जो 25 लाख रुपए वो भी मार्केट में इन्वेस्टेड है, और आपको 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब अगर एक साथ अपनी एसआईपी आप नहीं बढ़ा पाए 12,500 से लेकर 76,000 तक, तो धीरे धीरे करके स्टेप अप कीजिए, पर आपको एसआईपी डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी, वरना आपका लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास 9 फंड्स है अलग अलग। मुझे नहीं लगता आपको 9 फंड्स की एक्चुअली ज़रूरत है, और इनफैक्ट आपके 9 फंड्स में कुछ सेक्टर फंड्स है और थीम फंड्स है, जो मैं बहुत ही बड़ा फैन नहीं हूँ सेक्टर इन्वेस्टिंग का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप शायद सेक्टर को अगर टाइम नहीं कर पाए एंट्री और एग्जिट दोनों, तो आप एक बड़े ही अंडर परफॉर्मेंस वाले सिक्लिकल लूप में फंस जाएंगे। तो एचडीएफसी डिफेंस, एचडीएफसी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर और एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स, ये 3 फंड से निकलने की सलाह होगी। बाकी फंड्स आप कंटिन्यू कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप बाकी फंड्स में समान पैसा निवेश करें, तो एक इक्वल वेट डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इनफैक्ट गौरव जी हमारे साथ कनेक्टेड है। गौरव, आपने जवाब सुना जो बताया आपको कीर्तन ने? तो इसके मैम जो इन्होंने स्टॉप कराए हैं उसके अगेंस्ट में तो कौन सा फंड फिर लगाना चाहिए? ओके, ठीक है, पहले बताइए कीर्तन, जो इन्होंने पूछा जिन फंड से आपने निकलने की सलाह दी है उस पैसे को कहाँ लगाना है?
गौरव, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। आपने क्वेश्चन पूछते वक्त ये कहा था कि आप नया पैसा एग्जिस्टिंग फंड्स में ही निवेश करते हैं। वो ही मेरी सलाह है, आप यहाँ से भी पैसा निकालकर अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही निवेश कर दीजिए। इस तरीके से कीजिए कि बाकी बचे हुए फंड्स मोस्टली समान इन्वेस्टेड है। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख का कॉर्पस है और 5 फंड्स है, तो कोशिश कीजिए कि हर फंड में 2-2 लाख रुपए ऐसे रीडिप्लॉय कर दीजिए आपके एग्जिस्टिंग फंड्स। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव की शायद जो वाइफ है उनका भी क्वेश्चन है, वो अलग से इन्वेस्ट करती हैं। गौरव पूछना चाहेंगे वो सवाल? हाँ जी मैम, सेम ही है उसका भी, कि वो हो जाएगा इसमें कॉर्पस अपना सॉल्व हो जाएगा जो फंड लगे हुए हैं उसके लिए। नहीं, तो उनका अलग से पोर्टफोलियो नहीं है, इसी पोर्टफोलियो से रिलेटेड सवाल है। नहीं, उसका अलग से पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, वो बताऊं ओके। आपको? जी बताइए, कौन से फंड्स हैं उनके पास? उसके पास है मैम एक्सिस मिड कैप फंड है मैम, 7000 की एसआईपी जाती है। आपकी वाइफ निशा है? निशा जी मैम। हाँ, तो आप उनसे बात एक्सिस करा मिड सकते हैं कैप अगर है। वो अपना। नहीं मैम, वो अभी नहीं है। ओके, चलिए बताइए। एक्सिस मिड कैप 7000, इसके अलावा? एक्सिस मिड 7000, आईसीआई प्रू ब्लू चिप है 2500 और कैनरा कैनरा रोबो स्मॉल कैप है 2500। कैनरा स्मॉल कैप 2500, एसबीआई कॉन्ट्रा 5000। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 5000। 2 लमसम इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 2,65,000, 2 लाख डाले हुए एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड में। पीपीएफ, एफडी और पीपीएफ में भी पैसा है। 6-6.5 लाख रुपए इन्होंने पीपीएफ और एफडी में डाले हुए हैं। और जो इनका होराइजन है वो अगेन 15 ईयर्स में 3 करोड़ का है। एग्जिस्टिंग एसआईपी 22,000 की है और 14,70,000 का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है। बताइए कीर्तन, सजेशंस। आई थिंक देखिए, जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से 19,35,000 की जो करंट वैल्यू है इनके पोर्टफोलियो की, और जो 22,000 रुपए का एडिशनल एसआईपी कर रहे हैं हर महीना, इसके थ्रू वो 15 सालों में 2.1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अब उनके पास जो पीपीएफ है वो मैं अगर अज्यूम करूँ 7% रिटर्न देगा, तो वो 30 लाख रुपया अक्यूमुलेट कर लेगा। और उनका एफडी अगर मैं अज्यूम करूँ 6% रिटर्न देगा, तो 15 लाख रुपया अक्यूमुलेट कर लेगा। तो अब आप सब मिला देंगे तो तकरीबन आपके पास 2.5 लाख रुपए तक की राशि जमा हो जाएगी आज से 15 सालों में। अब अगर उनका लक्ष्य 3 करोड़ का है, तो एडिशनल 50 लाख रुपए के लिए निशा जी आपको एडिशनल 10,500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। आपके फंड्स बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किए हुए हैं, तो एसआईपी में मेरा कोई सजेशन नहीं है। इसी में 10,500 की एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, इक्वली स्प्रेड कर दीजिए। आपका जो लमसम पोर्टफोलियो है उसमें से एचडीएफसी बिजनेस फंड से आप अगर एग्जिट कर ले, तो आपका बचा हुआ पोर्टफोलियो काफी समान तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज तो करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योमनी। आप देख रहे हैं यो मनी। हमारे साथ है कीर्तन शाह, जो कि क्रेडेंस वेल्थ के फाउंडर और सीईओ हैं। हमारे साथ कुछ और व्यूअर्स भी हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। विंकल आहूजा पंजाब से कनेक्टेड है हमारे साथ फोन लाइन पर। पूछते हैं उनका क्या सवाल है। विंकल, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं एक्चुअली 20 से 30 हज़ार की एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मेरे प्रेफर्ड जो फंड्स हैं, टाटा का स्मॉल कैप है 5,000 के लिए। सेकंड मेरा मोतीलाल ओसवाल का है 5,000 मिड कैप के लिए। थर्ड मेरा अपना एचडीएफसी का बीएससी इंडेक्स फंड है 5,000 के लिए। एक मेरा पराग पारिक 5,000 के लिए फ्लेक्सी कैप। और लास्ट वन इज कोटक का है मल्टी कैप 5,000 के लिए। ओके, इसके अलावा मुझे कोई सजेस्ट कीजिए जिसमें मैं लमसम कर पाऊँ 4 से 5 लाख, और ये मेरी एसआईपी प्रेफर्ड है। ओके, और मेरा जो टारगेट है कि 10 से 12 साल सेव कर पाऊंगा कंटिन्यू। ओके, ठीक है। तो पहला सवाल इनका कीर्तन की ये एसआईपी करना चाहते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये महीने की। 25,000 का इन्होंने एक एस्टिमेट बनाया है, जिसमें 5 फंड्स का नाम इन्होंने लिया। मैं क्विकली रिकैप कर देती हूँ। टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी इंडेक्स बीएससी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप। तो ये 5,000 ईच के हिसाब से 5 फंड्स इन्होंने ऑप्ट किए। जानना चाहते हैं इन्हीं चॉइसेस के साथ जाएं या बदलें, क्योंकि अभी इन्होंने निवेश शुरू नहीं किया है। 5 लाख लमसम करने हैं तो वो कहाँ डालें। और तीसरा पार्ट जैसे इन्होंने मेंशन किया, 12 साल में 5 करोड़ का टारगेट है, तो क्या इसी एसआईपी से पूरा हो जाएगा या फिर डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करना होगा, समझाइए।
विंकल जी, सबसे पहले तो अगर आप 30,000 रुपए की एसआईपी करेंगे और 5 लाख रुपए का लमसम निवेश आज करेंगे, तो 12% पे आप तकरीबन 1.1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे आज से 12 साल बाद। अब अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि 12 साल में आप 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करें, तो आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, अगर मैं अज्यूम करूं कि रिटर्न्स आपको 12% मिलेंगे। देखिए, ये शायद अंडरस्टैंडेबल है कि आप आज जो एसआईपी कर रहे हैं 25 से 30,000 की, आप एक साथ उसको 1.5 लाख तक इंक्रीज शायद नहीं कर पाएंगे, पर बेस्ट पॉसिबल तरीका है, आप स्टेप अप कीजिए। हर साल 10% से आपकी एसआईपी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकते हैं। अब आपके फंड्स की बात, दो सजेशन देना चाहूंगा आपके फंड्स पे। अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कोटक इमर्जिंग से रिप्लेस कर दे और कोटक मल्टी कैप को निपॉन मल्टी कैप से रिप्लेस कर दे, तो आपके पोर्टफोलियो में एएमसी वाइज, मार्केट कैप वाइज और स्टाइल वाइज अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो यानी एसआईपी अमाउंट का जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, लगभग 1-1.5 लाख की एसआईपी करनी पड़ेगी गोल को हासिल करने के लिए, या फिर आप एलोकेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, 10%, 15%, जैसे भी आपके पॉकेट अलाउ करे। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कीर्तन, क्विकली, जैसे आपने बताया कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप ना लेंगे, टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी इंडेक्स, बीएससी, पराग फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 फंड्स आपने सजेस्ट किए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निपॉन मल्टी कैप। इन फ्यूचर अगर ये एसआईपी एलोकेशन बढ़ाते हैं तो क्या इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको और कोई कैटेगरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 ओके, फंड्स करे और 2 जो मैंने सजेस्ट किए वो कंटिन्यू करे, तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों में समान तरीके से बाइफर्केशन भी है। और जैसे मैं कह रहा था, इनमें से कुछ फंड्स है जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ है जो ग्रोथ करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टाइल लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो आप जब भी ज्यादा पैसा निवेश करने की कोशिश कीजिए करे, तो सिक्स्थ कोई भी फंड ऐड ना करे, इन्हीं फंड्स में ऐड करते जाए, एसआईपी को भी इन्हीं में बढ़ाए और लमसम भी इन्हीं फंड्स में डाले। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। क्विकली पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। कीर्तन, बताइए। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स होंगे मेरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 फंड से आपको मार्केट कैप और स्टाइल दोनों का डाइवर्सिफिकेशन बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू कीर्तन, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। उसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जानी CNBC आवाज पर। नमस्कार।